नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी 6 क्लास का चैप्टर 2 कर रहे थे और आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट था उसमें हमने ओशन के बारे में जाना था और लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा ओशन कौन से हेमिस्फेयर में है। तो आज उसी को हम डिस्कस करते हैं और एक बार देखते हैं कि कौन सा ओशन कौन से हेमिस्फेयर में है। इसको हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरे पास मैप है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जो पहला जो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, ये मैंने बीच में लाइन लगा दी इधर। ये क्या है, ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर मैंने बताया कि वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। अब हम इधर देखेंगे कि ये जो है ये पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन ये देखिए आधा इधर है नॉर्थ में और आधा आ गया साउथ में, क्योंकि बीच से ये इक्वेटर है। इसका मतलब पैसिफिक ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, ये दोनों में है। इसी तरीके से दूसरा है हमारा अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन को भी आप देखिए, ये इधर नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी है और सदर्न में भी है, बीच में इक्वेटर है। ये यहाँ से और यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब ये भी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में फैला हुआ है। तीसरा हमारा आता है इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन यहाँ इक्वेटर के इधर साउथ में है और ये यहाँ तक फैला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया है, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी, ये भी इंडियन ओशन के ही ब्रांचेज हैं। इसका मतलब ये जो इतना जो यहाँ आपको दिख रहा है ये इंडियन ओशन है, मतलब कि इंडियन ओशन भी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में फैला हुआ है। उसके बाद सदर्न ओशन आता है, ये जो नीचे अब नाम से ही है इसमें, तो सदर्न ओशन यानी कि दक्षिणी महासागर जो कि दक्षिण में ही है, मतलब ये सदर्न में ही फैला हुआ है, ये इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं है। तो इनमें से अभी तक हमारा सदर्न ओशन है जो सदर्न हेमिस्फेयर में है, अकेला, ये पूरा अकेला सदर्न हेमिस्फेयर में है। फिर आता है आर्कटिक ओशन जो कि इधर नॉर्थ में सबसे ऊपर यहाँ है आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन भी अकेला नॉर्थ में है। तो हमारे दो ओशन ऐसे हैं कि इस वो सभी दोनों में, और बाकी जो ओशन है वो तो दोनों हेमिस्फेयर में है, लेकिन ये आर्कटिक ओशन ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और सदर्न ओशन ये केवल सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बुक के अंदर ये बताया है कि ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं जो हमने अभी जैसे इक्वेटर की बात की, तो ये जो सारी बाउंड्रीज हैं ये मैन मेड हैं। नेचर इन बाउंड्रीज को नहीं मानता, मतलब नेचर यानी कि नेचर ने हमें बाउंड्रीज या कंट्रीज बना के नहीं दी हैं, ये सिर्फ मैन मेड हैं। और जो नेचर है जैसे पानी है, ओशन है, वो इन बाउंड्रीज को नहीं मानते, वो आपस में एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं और फ्रीली एक दूसरे के अंदर उनके पानी का फ्लो होता है, ये बुक में बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं जो बुक में है मैरीन लाइफ क्या होता है। मैरीन का मतलब क्या होता है, मैरीन मतलब जो ओशन से, वाटर से रिलेटेड है। मैरीन आप जब भी समझो, जब भी आपको कहीं पढ़ो तो आप समझ जाना ये समुद्र से, सागर से, महासागर से संबंधित है। मैरीन लाइफ से यहाँ पे क्या बताया गया है कि ओशन के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेशीज मिलती हैं, बहुत सारे ओशन के अंदर। तो यहाँ पे मैरीन लाइफ बताया गया है, ये अलग से भी हाईलाइट कर दिया है, ओशन और सी से रिलेटेड है।
अब एक दो नए कीवर्ड इसमें बुक में दिए गए हैं जो आगे आपको बार बार साइंस में भी या ज्योग्राफी में भी बार बार पढ़ने को मिलेंगे, तो उनके बारे में भी ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक पहला है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? जब भी फ्लोरा की बात आए तो आप समझो ये यहाँ पे प्लांट लाइफ की बात कर रही हैं। इसमें प्लांट की अलग अलग स्पेशीज़ के बारे में बताया जाएगा, पर्टिकुलर रीजन में और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अलग अलग रीजन के अंदर किस किस तरह के प्लांट की स्पेशीज़ हैं वो फ्लोरा में आएंगी, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। और मैरीन फ्लोरा की अगर बात आए तो समझिए, मैरीन मतलब ओशन या सी से रिलेटेड है, यानी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो प्लांट्स की स्पेशीज़ पाई जाती हैं उनके बारे में बताया गया है। इनमें जैसे एल्गी हो गया या फिर शीवीड हो गई, शीवीड्स जिनको हिंदी में शैवाल बोलते हैं, इनसे संबंधित है। दूसरा आता है फाउना। फाउना का मतलब एनिमल लाइफ। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, फाउना मतलब एनिमल लाइफ। यानी फाउना की जब बात कर रहे हैं मतलब एनिमल की स्पेशीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में है। और मैरीन फाउना मतलब समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो अलग अलग एनिमल्स की, क्रेचर की जो स्पेशीज़ हैं उनके बारे में बताया है। जैसे कि मैरीन फाउना में क्या आएगा, कलरफुल फिश होती हैं, उसमें डॉल्फिन हो गई, वेल हो गई, या और भी अलग अलग तरह के बहुत से क्रेचर हो गए जो डीप सी में पाए जाते हैं। डीप सी मतलब समुद्र के बहुत ज़्यादा अंदर, पता नहीं कितनी तरह के हैं जो अभी भी मिस्टीरियस हैं, जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं चल पाया है। और ओशन के अंदर जो जोन है ना वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो हो गया सरफेस पे, सरफेस मतलब जो जहाँ पर सनलाइट पहुँचती है, जैसे ओशन हो गया, ओशन का ऊपर का जो पार्ट होगा वहाँ पे तो सन की रेज जा पाएंगी, कुछ हद तक वहाँ पे सन की रेज पानी के अंदर जा पाएंगी, तो वहाँ पर जो भी फ्लोरा फाउना मिलेंगी वो अलग तरह के होंगे। और दूसरा हो गया डीप ओशन। डीप ओशन यानी कि बहुत ज़्यादा समुद्र की गहराई के अंदर, वहाँ तक जो है सन की रेज नहीं जा पाएंगी, तो वहाँ के फ्लोरा और फाउना वो अलग तरह के मिलेंगे। तो सभी में अलग अलग पार्ट में, यानी कि सरफेस के ऊपर और डीप ओशन में, वहाँ पर अपने अपनी तरह के यूनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं ओशन के अंदर। अब आगे, अभी तो हमने पढ़ा ओशन के बारे में, अब देखते हैं ओशन के साथ डिजास्टर भी होते हैं। ओशन जो हैं उनसे डिजास्टर भी होते हैं। देखिए ओशन क्या है, ओशन में डिजास्टर कैसे फैलते हैं। हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है कि जो ओशन है या रिवर हैं या सी हैं, वहाँ से क्या होता है, इवापोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर उन्हीं से रेन आती है, वर्षा होती है। तो जो मॉनसून रेन है जो हमारे यहाँ पर इंडिया में मई, जून, जुलाई तक जो चलती है वो भी ओशन की वजह से ही है, क्योंकि इवापोरेशन होता है, तो उसी वजह से इंडिया के अंदर मॉनसून आ पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती है। अगर मॉनसून नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, एग्रीकल्चर हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी, और भी बहुत सारी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है रेन के साथ साथ, यानी कि जो ये हमें बेनिफिट दे रहे हैं ओशन, उसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं इनके। जैसे कि ओशन के कारण ही साइक्लोन और स्टॉर्म आते हैं। साइक्लोन कहाँ आता है, साइक्लोन ओशन में ही तो आता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, साइक्लोन आता है, तो जो कोस्टल रीजन होते हैं, कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के आसपास के या ओशन के आसपास जो कॉन्टिनेंट होते हैं, उनमें जो
कोस्ट के ऊपर, किनारों के ऊपर जो भी देश होते हैं, लोग बसे हुए होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि मैं बात करूँ सुनामी भी इन्हीं में से एक नेचुरल डिजास्टर है। ये किस वजह से आते हैं? ये आता है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी वोल्केनो आता है और वो एकदम से क्रस्ट को, अर्थ की क्रस्ट को फाड़ के जब एकदम इरप्ट होता है तो उससे अर्थक्वेक आता है, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, उस वजह से भी आता है, जिससे कि समुद्र में बहुत तेज, बहुत ऊंची, बहुत लंबी लहरें उठती हैं, तूफान आता है। तो इनमें जो उनको सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी कब आई थी इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर, ये जीके का क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को इंडिया में जो इंडियन ओशन है उसके अंदर सुनामी आई थी। उसकी वजह से 13 कंट्री को सबसे ज़्यादा, जो भी इंडियन ओशियन के आसपास जो कंट्रीज़ थी या जो आइलैंड थे, उनको सबसे ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हुआ था। अब जैसे मैप के अंदर देखें तो सुनामी कहाँ आई भाई? सुनामी यहाँ, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ये जावा, सुमात्रा और ये इंडोनेशिया, ये पूरा ये जो जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यानी कि ये जो देश है ना, वो आइलैंड के छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के बने हुए हैं। माना जाता है कि 17,000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे इसके अंदर आइलैंड है। तो यहाँ पे आई, तो इन जगहों पे, इन रीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके पास हमारे इंडिया में जैसे बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इधर लक्षद्वीप है, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और ये इंडिया है, इंडिया में सबसे नीचे जो है तमिलनाडु, केरल, ये जो एरिया हैं, ये जो स्टेट्स हैं, और फिर ये दूसरे पड़ोसी देश हो गए, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। तो आसपास के जो भी एरियाज थे, इधर ये अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे जो हैं जैसे सोमालिया है हो गया, इनके आसपास के जो भी कोस्टल रीजन के जो अंदर जो भी जगह थी, सभी में बहुत ज़्यादा इनकी वजह से तो नुकसान हुआ। सुनामी की वजह से लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, और भी बहुत सारों को जो है नुकसान झेलना पड़ा, उनको घर से बेघर होना पड़ा। अब आगे देखते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। अब हमने ओशन पढ़ा, अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। तो कॉन्टिनेंट क्या है? ये लार्जेस्ट लैंड मास है, ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है अर्थ के ऊपर, और ये मोस्टली जो है पानी से घिरे हुए होते हैं। इनके चारों तरफ या 3 तरफ पानी होता है, और एक ओशन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। जैसे अभी मैं इसमें दिखाऊं, ये देखिए, जैसे ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, यानी कि ये ज़मीन के अलग अलग टुकड़े हैं। जैसे एक टुकड़ा यहाँ बना, बीच में पानी है, तो इसको एक कॉन्टिनेंट मान लिया, नॉर्थ अमेरिका। ऐसे ही ये एक कॉन्टिनेंट, ये एक ज़मीन का टुकड़ा इतना बड़ा यहाँ बना, बीच में वाटर आ गया, तो इसको एक कॉन्टिनेंट मान लिया। इसमें बहुत सारे देश हैं, इसमें भी बहुत सारे देश हैं। ऐसे ही ये एक अफ्रीका, एक अलग ज़मीन का टुकड़ा बहुत बड़ा, इसको एक कॉन्टिनेंट बना दिया गया, और इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये एशिया हो गया, जहाँ जिसमें हमारा इंडिया है, और इधर यूरोप हो गया। अब एशिया और यूरोप जो है वो 3 ही तरफ से घिरे हैं, ये 4 तरफ से वाटर से घिरे हैं, ये 3 तरफ से, क्योंकि ये एशिया और यूरोप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको यूरेशिया भी बोलते हैं। वैसे एक ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक कॉन्टिनेंट है और एक कंट्री भी है। तो इस तरीके से ये इनको हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। अब कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे, ये कितने हैं? तो ये 7 हैं टोटल, अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब ये देखते हैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा भाई एशिया है, एशिया ये वाला, ये जिसमें हमारा इंडिया है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये।
उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है अफ्रीका, ये वाला कंट्री सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में। ये अफ्रीका, अफ्रीका जो है ये इक्वेटर अफ्रीका को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये नॉर्थन, आधा नॉर्थन हेमिस्फेयर में है और आधा सदर्न हेमिस्फेयर में है। अफ्रीका के लोगों को आपने देखा होगा, जो बिल्कुल उनका रंग जो है बिल्कुल काला किस वजह से होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। और इक्वेटर पे मैंने बताया कि सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये इक्वेटर के बिल्कुल पास है, इसलिए उनका कलर ऐसा होता है। फिर है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहाँ पे कनाडा यूएस है। आप देखोगे ये इक्वेटर से बहुत ऊपर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इनसे भी ऊपर है, यानी कि पोल्स के नज़दीक ज़्यादा हैं। तो यहाँ के लोग गोरे होते हैं और ठंड ज़्यादा होती है यहाँ पर। बर्फ़ भी गिरती है, बर्फ़ गिरती रहती है मोस्टली यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा, माइनस में भी रहता है टेम्परेचर। फिर ये साउथ अमेरिका, ये भी इक्वेटर इनके बीच, इसके अंदर से जा रही है, कंट्रीज़ के अंदर से, इस कॉन्टिनेंट के अंदर से। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। उसके बाद आता है अंटार्कटिका, ये जो सदर्न ओशन है, इसके नीचे ये जो वाइट कलर में ये यहाँ से यहाँ तक जो ये दिख रहा है, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल पोल्स पे है। वाइट कलर का मतलब ये है कि यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लोग नहीं रहते। क्योंकि यहाँ पे जो है पेड़ पौधे नहीं उग सकते, ये हमेशा बर्फ़ से घिरा रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए। फिर है यूरोप, यूरोप ये है जिसके अंदर की फ्रांस, यूके, ये वाली कंट्रीज़ हैं। और फिर आता है ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक यहाँ पर कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, दोनों हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये कंप्लीट सदर्न हेमिस्फेयर में है। बाकी के जो कॉन्टिनेंट हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। ये अफ्रीका है, ये दोनों में है, और साउथ अमेरिका भी दोनों में है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। अब आगे जो बुक में बताया है वो क्या है कि जब भी ओलंपिक होते हैं तो ओलंपिक में आपने ये वाला सिंबल देखा होगा जिसमें 5 रिंग्स दिखाई गई हैं, उनके कलर भी यही होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ये सिंबल होता है ओलंपिक गेम्स का। ये किसको रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन आता है जीके में कि ओलंपिक के जो 5 छल्ले हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 5 कॉन्टिनेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये। यहाँ पे अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बजाय अकेला अमेरिका कॉन्टिनेंट दे दिया है। ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये इसमें अंटार्कटिका नहीं है क्योंकि अंटार्कटिका में लोग ही नहीं रहते, और अमेरिका को यहाँ पे सिंगल कर दिया नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जगह पे। तो ये 5 जो रिंग्स हैं ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जब ओलंपिक गेम होते हैं। फिर आइलैंड, अभी जो पढ़ रहे थे हम वो क्या थे, वो कॉन्टिनेंट थे, ये आइलैंड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कॉन्टिनेंट हैं वो भी 3 या 4 तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, और आइलैंड भी, लेकिन आइलैंड जो है वो स्मॉल पीस होते हैं लैंड के, ये छोटे होते हैं, और इनके चारों तरफ पानी होते हैं, पानी से ये घिरे हुए होते हैं। जैसे जो कॉन्टिनेंट है वो 3 तरफ से भी घिरे हो सकते हैं, लेकिन उनका अलग कल्चर होता है। ये हर एक कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो अलग होती है। लेकिन आइलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, ये बस छोटे छोटे लैंड के पीस होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को अभी मैं आपको मैप में दिखाऊं, ये ग्रीनलैंड है, ये वाला, ये आपको समझ आओ कि ये ग्रीनलैंड है।
ठीक है, दिख गया। हाँ, ग्रीनलैंड है। ये क्या है कि ये आइलैंड तो सबसे बड़ा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है कि इसको कॉन्टिनेंट बना सके, इसलिए इसको आइलैंड की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ये सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, जो कि नॉर्थ में है। इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं। हमने जो अंडमान निकोबार की बात की, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप, इधर बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, और इधर अरेबियन सी के अंदर हैं लक्षद्वीप। तो ये क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसमें भी छोटे छोटे, जब आप मैप पे देखोगे ना, बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। और जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना, उसी के नाम पे इनका नाम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये रख दिया। लेकिन ये एक नहीं है, इसमें बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे, जिन पे कुछ पे लोग रहते हैं, कुछ पे नहीं रहते हैं। जब हम बात कर रहे थे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, कि वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पर दक्षिण गंगोत्री नाम से रिसर्च सेंटर 1983 में इंडिया ने इस्टेब्लिश किया। कब किया? 1983 में। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। ये क्वेश्चन जीके में आ सकता है या एग्ज़ाम में आ सकता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। ये फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है जो रिसर्च के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। साइंटिफिक बेस स्टेशन इंडिया ने 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ के पे जो साइंटिस्ट की जो टीम है, वो इस खाली जगह पे उन्होंने लाइब्रेरी बनाई। एकदम शांत जगह है ये, यहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी बनाई और एक वर्किंग पोस्ट ऑफिस भी बनाया है लेटर्स को भेजने के लिए। और ये करते क्या हैं, ये स्टडी करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, जैसे अर्थ का क्लाइमेट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज कैसे हो रहा है, और इसी तरह की और भी बहुत सारे रिसर्च यहाँ पर करते हैं। 1981 में ये शुरू हुआ था, इस्टेब्लिश 1983 में किया। फिर अब ओशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ओशन के बारे में हमने पढ़ लिया। इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? एक तो यही है कि ये रेनफॉल लेके आते हैं, पहले भी पढ़ा है। इन अगर ओशन नहीं होंगे तो रेन नहीं आएगी। क्योंकि इवापोरेशन ही नहीं होगा, और अर्थ क्या हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा फिर। और ओशन क्या करते हैं, इसमें लगभग अर्थ की जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें 50 से 70% जो है वो ओशन से प्रोड्यूस होती है। अब हम ये सोचते हैं कि बस जो ज़मीन पे पौधे हैं वही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो ओशन की सरफेस है वहाँ पे भी कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे हमने सीवीड्स को देखा था कि जो सनलाइट लेके और अपना भोजन बनाते हैं। तो जो ओशन की सरफेस पे जितने भी पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करते हैं ओशन, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द प्लानेट, ओशन को। तो लंग्स ऑफ द प्लानेट किनको कहा जाता है, ओशन को कहा जाता है। क्योंकि लंग्स क्या काम करते हैं, लंग्स हमारे जो बॉडी के अन्य पार्ट हैं उनको यही तो है, सांस लेने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में तो हेल्प करते हैं, तो वही काम ये भी करते हैं, इसलिए इनको लंग्स ऑफ द प्लानेट बोला गया है। अब मनुष्य के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस, अभी ट्रैवल करते हैं लोग, ट्रेड करते हैं, एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, फिशिंग करते हैं। और जो कोस्टल पीपल हैं जो रहते हैं, उनकी अपनी कुछ कोस्टल गॉड गॉडेस होते हैं जिनकी अपनी स्टोरीज हैं, मान्यताएं होती हैं। अब यूनाइटेड नेशन ने 8 जून को, कब, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे डिक्लेयर किया है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। किस वजह से, क्यों मनाते हैं? हमें ये रिमाइंड करने के लिए कि ओशन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और हमें उनकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए
वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। तो ये ओशन क्या है? ये लंग्स ऑफ प्लानिट हैं जो भोजन में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब लास्ट जो प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम हम फेस जो कर रहे हैं, ओशन में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं भाई, मिलियंस ऑफ टन्स जो है ना प्लास्टिक उसमें फेंक रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैरीन लाइफ है उसको नुकसान हो रहा है। जो जीव जंतु हैं उसके अंदर वो सांस ले पा रहे हैं, वो जो है मैरीन लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो इसको हमें रोकना चाहिए। लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग करना ठीक है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मैरीन लाइफ ख़त्म होती जा रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ ये चैप्टर 2 हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।